स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जल के बारे में। इससे पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, लिपिड्स जैसे पौष्टिक तत्वों के बारे में आपको बताया है, उसके नोट्स भी भेजे हैं। तो ये पौष्टिक तत्वों का आखिरी टॉपिक है जल। तो आइए शुरू करते हैं। जल बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? जल। भोजन के बिना तो व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता है। शिशु के शरीर में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है और प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में शिशु से कम जल की मात्रा होती है। दुबले पतले व्यक्ति जो होते हैं उनमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। मोटे व्यक्तियों में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके शरीर में पानी की मात्रा कम होती है। अब शरीर में जल की उपस्थिति कैसे होती है, कहाँ होती है? कुल जल का 70% तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। शेष कोशिकाओं के बाहरी द्रव्य में रहता है जल। एक ही व्यक्ति के शरीर की अलग अलग कोशिकाओं में जल की मात्रा भी अलग अलग होती है। और जो ऊतक होते हैं हमारे, उसमें भी जल की मात्रा और जो कार्यशीलता होती है उसका बहुत ही गहरा संबंध होता है। शरीर में जितना भी जल उपस्थित होता है उसको निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। 50% जल होता है अंतःकोशिका द्रव्य में, यानी इंटरनल ऑर्गन्स, और 70% जल बाह्य कोशिका द्रव्य में होता है। 4% जल रक्त प्लाज्मा यानी प्लाज्मा में होता है। 7% लसिका द्रव्य में होता है और 6% जल होता है ऊतक द्रव्य में। तो ये जितना भी आपने पढ़ा है, ये एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है जिसका वज़न होगा 70 किलोग्राम। अब इसकी प्राप्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? पेय रूप में होता है, चाय, कॉफ़ी, पानी, फल, सब्जी का रस, भोज्य पदार्थ में उपस्थित जल होता है, और ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा भी जल हमें प्राप्त होता है। अब निष्कासन गुर्दों से मूत्र के रूप में होता है, जो हमारा टॉयलेट वगैरह जाते हैं, पसीने के रूप में भी होता है, और फेफड़ों से गर्म वायु जो निकलती है उससे। मल द्वारा निष्कासन होता है, आंसू के द्वारा, और जो धात्री स्थिति यानी स्थिति होती है, दूध के रूप में भी इसका निष्कासन होता है। संतुलन कैसे होना चाहिए? जल के संतुलन का अर्थ होता है कि शरीर में जल की ली गई जितनी हम मात्रा लेते हैं और जितना हमारे शरीर से जल निकलना चाहिए उसकी मात्रा सेम होनी चाहिए। यही आदर्श, अगर हमने ज़्यादा पी लिया पानी और निष्कासित कम हो रहा है तो ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है। या निष्कासन ज़्यादा हो रहा है और हमने कम जल लिया है तो वो भी स्थिति बहुत ही ख़राब होती है। इसमें बैलेंस होना चाहिए। अब जल के कार्य कौन कौन से होते हैं? जल कोशिकाओं के अंदर होने वाली जितनी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके घोलक के रूप में कार्य करता है, मतलब रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और जल में घुलकर भोजन के पौष्टिक तत्व कोशों तक पहुँचते हैं। जल की आवश्यकता पाचन क्रिया में सबसे अधिक होती है। जल भोजन को मुलायम, चबाने योग्य बनाता है। भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुँचने के लिए गति प्रदान करता है। भोजन के पाचन के बाद भी भोजन का अवशोषण तरल द्रव्य के रूप में ही होता है। रक्त तथा लसिका द्रव्य में मिलकर कोशिका तक पहुँचते हैं, जहाँ जल के माध्यम से ही चयापचय की रासायनिक क्रियाएं संभव हो पाती हैं। इतना ही नहीं, पाचन, अवशोषण, चयापचय के बाद जितना निरुपयोगी पदार्थ होता है वो भी रक्त प्लाज्मा द्वारा ही सोख कर गुर्दे और फेफड़े तक पहुंचाया जाता है, जहां से शरीर के बाहर निकाला जाता है। रक्त में 80-90% जल ही होता है। शरीर के तापक्रम को नियमित रखता है। कोमल अंग जितने भी होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, कोमल अंग, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। लुब्रिकेंट का काम करता है। शरीर के आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है। पोषक तत्वों का हस्तांतरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। गैर ज़रूरी पदार्थ यानी कि जो बेकार के पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। शरीर निर्माण का कार्य भी करता है। जल की कमी से जो शरीर प्रभाव होते हैं वो देखते हैं। पाचक रसों के निर्माण में असंतुलन
आ जाता है जब, तो पाचन क्रिया प्रभावित होती है। शरीर में उत्पन्न गंदगी शरीर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, वज़न कम होने लगता है, स्वभाव शांत तथा चिड़चिड़ा हो जाता है, शारीरिक वृद्धि प्रभावित होती है, अंतःकोशीय द्रव्य तथा बाह्य कोशीय द्रव्य में कमी आ जाती है, शरीर में 5 से 10 लीटर पानी की कमी, निर्जलीकरण की गंभीर अवस्था होती है, जल की कमी 15 लीटर तक हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। तो शरीर में जल की कमी 5 से 10 लीटर तो हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, और अगर 15 लीटर कमी हो जाती है तो मृत्यु भी हो सकती है। और अधिक जल ग्रहण करने का प्रभाव क्या होता है? अधिक जल गुर्दों के, अगर प्रौढ़ व्यक्ति यानी एक एडल्ट व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उस अतिरिक्त जल 3 घंटे के अंदर गुर्दों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जमा नहीं होता है शरीर में। और हम यदि अधिक जल लेते हैं तो उसके लेने के 15-20 मिनट के अंदर गुर्दे अपना काम शुरू कर देते हैं। यदि 2 लीटर जल लें तो वह शीघ्र ही पूरे शरीर में फैल जाता है। और मूत्र का सामान्य निष्कासन 50 मिलीलीटर प्रति घंटा होता है। अधिक जल लेने पर यह 1500 मिलीलीटर प्रति घंटा हो जाता है। गर्म जलवायु वाले इलाके में जल का अधिक निष्कासन पसीने के रूप में होता है, और समशीतोष्ण जलवायु वाले इलाकों में जल ग्रहण तथा मूत्र निष्कासन की मात्रा बराबर होती है। प्रतिदिन की मांग क्या होती है जल की? वो प्रभावित करती है क्रियाशीलता से, दस्त पे, और पसीने के रूप में अगर जल निकल जाता है तो वो भी प्रभावित करती है। धात्री शरीर, धात्री स्त्री की जल की मांग भी उसकी दुग्ध निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करती है।